नमस्ते सभी को। बीपीएससी 143 में चैप्टर नंबर 9 तक हम पढ़ चुके हैं और इस किताब में टोटल 15 चैप्टर हैं। आज 10वां चैप्टर पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है चुनावी राजनीति यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं। सभी जनताओं को लुभाने के लिए, सत्ता में आने के लिए अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे करती हैं। तो चुनाव से संबंधित जो राजनीति की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो चुनावी राजनीति कहलाती है। और अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को लेकर के राज्यों में राजनीति की जाती है। वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको ये अच्छा लगेगा चैप्टर, कुछ नया ही सीख के जाओगे। तो शुरुआत करते हैं अपन परिचय से। ऐसी राजनीति जो चुनाव के संदर्भ में की जाती है, यानी कि ऐसी राजनीति जो चुनाव के बारे में यानी कि चुनाव के दौरान की जाती है, वो राजनीति चुनावी राजनीति कहलाती है। चुनावी राजनीति में राजनीतिक दल तथा उसके नेता जनता को लामबंद करते हैं। लामबंद करने का मतलब है यहाँ पर कि जनता को एकजुट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ करते हैं। जैसे कि अभी केंद्र में बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो विपक्ष में जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी की नीतियों के, कानूनों की आलोचना करती है काफ़ी बार, और लोगों को लामबंद करती है बीजेपी के विरुद्ध, ताकि अगली बार कांग्रेस को वोट डालें लोग, बीजेपी को वोट न डालें। लोकतंत्र की सफलता के प्रमुख मापदंड है, यानी कि किसी देश में अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते हैं। समाज के विभिन्न समूह द्वारा चुनाव में भाग लेना, यानी कि समाज में जो ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, महिलाएं, जितने भी वंचित समूह के लोग हैं, वो अगर चुनाव में भाग लेते हैं तो हम मानेंगे कि उस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो स्वस्थ लोकतंत्र है। भारत के पहले लोकसभा चुनाव जो कि 1951 और 52 में हुए थे, में सभी वयस्कों को, यानी कि जो 18 साल से ऊपर हो चुके थे, सभी को वोट डालने का राइट मिला। इससे पहले यानी कि 1951 से पहले भारत में वोट देने का अधिकार सिर्फ चुनिंदा लोगों को था। जो अमीर लोग थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, राजा महाराजा जैसे लोगों को। भारत में चुनाव दो तरीके से होते हैं आज, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? ऐसा चुनाव जिसमें जनता सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों या उम्मीदवारों को चुनने हेतु अपने वोट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, या फिर राज्य विधानसभा के, जैसे कि अभी 2025 में जो फरवरी महीना है उसमें दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, तो वोट बूथ पर जाकर आप वोट डाल के आए हो, तो प्रत्यक्ष चुनाव है। इससे विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनको हम चुनते हैं। और भी एग्जाम्पल देखो, जो सांसद होते हैं जिनको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हो, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। और इसी तरह से सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? ऐसा चुनाव जिसमें जनता अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट वे में प्रतिनिधियों को चुनती है, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही अपने में से ही किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं। जैसे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों का चुनाव हम अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा करते हैं। यानी कि हमने तो सिर्फ लोकसभा के सांसदों को चुना है, ठीक है, तो वो सांसद ही अपने में से ही किसी एक को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब बनाते हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है अनुच्छेद 324 में। और संविधान के भाग 15 में संसद के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव है कि संसद के जो राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव है वो किस तरीके से करवाए जाएंगे, ये भाग नंबर 15 में लिखी हुई बातें हैं। आर्टिकल 170 क्या कहता है? राज्य की जो विधानसभाएं होती है उनके जो चुनाव है किस तरह से करवाए जाएंगे, मुख्यमंत्री किस तरह से चुना जाएगा, ये सब लिखा है अनुच्छेद 170 में। आगे चलते हैं। भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति की व्याख्या। भारत में अलग अलग राज्य हैं, उनमें चुनावी राजनीति
किस प्रकार से आगे बढ़ी है वो हम पढ़ेंगे। भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति तब लोकप्रिय बन गई जब 1967 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को पहली बार कम सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस ने अपनी सरकार तो बना ली 1967 में, लेकिन 520 में 283 सीटें उसको मिल पाई, यानी कि लगभग 52-54% के आसपास उसको सीटें मिली। पहले 75% के आसपास मिलती थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का और क्षेत्रीय नेताओं का उदय हुआ। छोटी छोटी पार्टियां हैं राज्यों में बनने लग गई और इन नेताओं ने जाति आधारित राजनीति की, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बसपा पार्टी है या फिर समाजवादी पार्टी है ना, राजग पार्टी है, राजद पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और जेडीयू पार्टी बिहार में, इन्होंने जाति आधारित राजनीति की है, यानी कि जातियों के मुद्दों, जातियों की समस्याओं को लेकर के पॉलिटिक्स की है। उत्तर प्रदेश के जो नेता हुए हैं चौधरी चरण सिंह ने राज्य व केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौधरी चरण सिंह भारत के पीएम भी रह चुके हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वे किसानों के लोकप्रिय नेता बने क्योंकि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा जो यूपी को पहुंचाया वो चौधरी चरण सिंह के बदौलत पहुंचा था। इन्होंने नीति निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा मदद की। चौधरी चरण सिंह के महत्वपूर्ण कुछ काम देखो आप। इनकी वजह से 1 जुलाई 1952 को जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, यानी कि एक ही जमींदार के पास में सैकड़ों बीघा जमीन हुआ करती थी। जो गरीब किसान थे उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो ये जमींदारी प्रथा को हटाया तथा इससे गरीबों को अधिकार मिले। लेखपाल पद, यानी कि जिसको आप पटवारी कहते हैं, इसकी वैकेंसीज वगैरह निकलती है। ज़मीनों के जो डेटा होते हैं उनकी देख रेख का जो काम है लेखपाल करता है। तो ये जो नौकरी का सृजन, इस पद का निर्माण है वो चौधरी चरण सिंह ने करवाया था। 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून भी इन्होंने पारित करवाया। वे 1967 तथा 1970 में यूपी के मुख्यमंत्री भी बने। चौधरी चरण सिंह 1977 से 78 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री भी बने थे और 1967 से 1969 में भारत के उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। 28 जुलाई 1979 को भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। ये मैंने एक साथ पढ़ा दिया है। अगर कोई पूछे चौधरी चरण सिंह के बारे में तो आप बता देना कि भारत के पीएम, डिप्टी पीएम, यूपी के सीएम रह चुके हैं। इन्होंने किसानों की जो आवाज़ है, उनके हक है, वो हकों की आवाज़ उठाई थी चौधरी चरण सिंह ने। आगे चलते हैं। भारत में अन्य पिछड़ी जातियों, जिसको अपन अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ओबीसी, को आरक्षण दिलवाने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार, जो कि 1977 में बनी थी, जनता दल इनकी पार्टी का नाम था, मोरारजी देसाई का, भारत के पीएम बने 1977 में। इनकी सरकार ने 1978 मंडल आयोग स्थापित किया और मंडल आयोग का मकसद था कि भारत में कितनी ऐसी जातियाँ हैं जो कि आज भी पिछड़ी हुई है, जिनको एजुकेशन नहीं मिला है, जो गरीबी में जी रही है। 1990 के दशक में राज्य स्तर पर अनेक पार्टियों तथा राज्य स्तरीय नेताओं का उदय हुआ। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी ने बसपा पार्टी को स्थापित करके दलित राजनीति की, यानी कि बसपा पार्टी, जिसका पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी, और इसी पार्टी के सबसे बड़े जो चेहरे हैं फिलहाल मायावती जी है। तो इस पार्टी को स्थापित किसने किया? पंडित काशीराम ने 1984 में। दलित राजनीति की, यानी कि जितने भी यूपी के अंदर SC ST के लोग, OBC के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक वंचित समूह के लोग थे जो हाशिए पर चले गए थे, समाज के अंदर गरीब रह गए थे, तो उनको समाज की मुख्य विकास धारा में लाने का काम है बसपा पार्टी ने किया है यूपी के अंदर। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा भारतीय जनता पार्टी BJP की स्थापना की गई। 1990 तक भारत में कुछ राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था थी, जबकि कुछ राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था थी। राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय दल भी हिस्सा लेते हैं। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ राज्यों में जैसे कि पंजाब और राजस्थान में 2 ही पार्टियाँ थी। राजस्थान में जो BJP पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी, ये 2 दलीय व्यवस्था थी। और कुछ राज्य जैसे कि बिहार, यूपी, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था थी, और तमिलनाडु, है ना, बहुत सारी पार्टियाँ थी यहाँ पे। राज्यों की राजनीति में कई बार है क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय दल भी हिस्सा लेते हैं। जैसे कि मान लो BJP आज राष्ट्रीय दल है,
और उत्तर प्रदेश की कोई क्षेत्रीय पार्टी है जैसे कि समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी की राजनीति में बीजेपी भी हिस्सा ले सकती है। भारत में चुनाव के अध्ययन हेतु 3 प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। पहला शोध सर्वेक्षण, दूसरी है परिवेश विश्लेषण, तीसरी है फील्ड वर्क सर्वेक्षण। इसका मतलब है शोध सर्वेक्षण में हम क्या करते हैं कि जो आज जैसे जो 2025 में चुनाव हो रहे हैं, तो 2019 के लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट क्या था, 2024 का रिजल्ट क्या रहा था, किस जाति किस धर्म के लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया, तो ये शोध सर्वेक्षण कहलाता है। पिछले वाले डेटा के आधार पर विश्लेषण एनालिसिस करना। परिवेश विश्लेषण क्या होता है कि माहौल को देख करके पता लगाना कि कौन सी पार्टी है वो सरकार बनाएगी। और फील्ड वर्क सर्वेक्षण में हम लोगों के पास जाकर के, मतदाता जो है उनके पास जाकर उनका ओपिनियन जानते हैं फील्ड वर्क सर्वेक्षण में। 1990 के बाद चुनावी अध्ययन और विश्लेषण अत्यधिक लोकप्रिय बन गया, क्योंकि दोस्तों 1947 और 1967 तक कांग्रेस का एक तरफा दबदबा था, प्रभुत्व था, अन्य पार्टियां नाम मात्र की थी और उनका इतना ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 1990 तक आते आते बहुत तरह की पार्टियां बन गई। बहुत फेमस चेहरे जैसे कि मुलायम सिंह यादव, पंडित काशीराम, मायावती, लालू प्रसाद यादव, नीतीश यादव, ये सब चेहरे उभरने लगे, तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पॉपुलर हो गया लोगों के बीच। और आप जानते हैं कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोग त्योहारों की तरह बनाते हैं। सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ इस एक प्रकार की संस्था है जिसका शॉर्ट में नाम है CSDS, ने चुनावी अध्ययन में मदद की है। इसके अलावा भारत में न्यूज एजेंसी जैसे कि आज तक है, जी न्यूज़ है, ABP न्यूज़ है, और व्यक्तिगत स्तर पर भी मतलब जो व्यक्ति आज पॉडकास्ट के माध्यम से, अपना यूट्यूब के चैनल के माध्यम से चुनावी विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये पार्टी आने वाली है। एग्जिट पोल होते हैं उनके बारे में बताते हैं लोग। आगे चलते हैं, चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिकरण। दोस्तों लोकतंत्र क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर समाज के सारे लोग हिस्सा लेते हैं। तो 1990 के दशक में भारत की चुनावी राजनीति में 2 बड़े बदलाव आए। पहला बदलाव, एक तो मतदान में महिला आदिवासियों OBC दलित ग्रामीण वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ी। अब जानते हैं कि 1951 से पहले तो राजा महाराजाओं को ही वोट डालने का अधिकार होता था या अमीर लोगों को होता था, लेकिन 1990 तक बात करें तो समाज का प्रत्येक वर्ग है वो अब वोट डालने लग गया। दूसरा बदलाव, 1990 तक चुनाव आयोग और मतदान के महत्व को बढ़ने के कारण राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई। लोग हैं अब अंधे होकर के किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, उसकी विचारधारा को जानते हैं, पार्टी ने कितना काम किया है उनके इलाके में, उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को कितना दूर किया है, वास्तव में पार्टी वोट देने के लायक है कि नहीं है। लोगों की ये राजनीतिक चेतना बढ़ी। 1990 के पहले चुनावी मैदान में वो उम्मीदवार उतरते थे जिनका धन बल और बाहुबल अधिक तो होता था, मतलब कि जो गुंडे टाइप के लोग, मतलब ऐसा देखा गया है। और आज भी काफ़ी ऐसे विधायक सांसद हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा अपराध के मुकदमे उन पे चल रहे हैं। तो 1990 से पहले माना जाता था कि जिसके पास पैसा है, पावर है, रसूख है उस इलाके में, वही चुनाव के मैदान में उतरता था। लेकिन आज अगर बात करें दोस्तों, बढ़ चढ़कर OBC के लोग, महिलाएं, दलित, SC ST के लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव के अंदर, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र को हमें बताता है। संजय जी के अनुसार ये भारत के विद्वान हैं। विभिन्न राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों के जाति, लिंग, आयु, व्यवसाय आदि के संदर्भ में बदलाव आया है। यानी कि अब लगभग प्रत्येक जाति का जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ रहा है ना, और चाहे उसका बिजनेस कैसा भी हो वो भी चुनाव लड़ रहा है। तो बहुत बदलाव आया है, ये बात हमें कह रहे हैं संजय जी। प्रतिनिधियों में अब आम आदमी भी शामिल हो गया है, यानी कि पहले तो आम आदमी सिर्फ वोट डालने जाया करता था, शासन में हिस्सेदारी न के बराबर थी, और आज के टाइम पे आम आदमी भी नेता बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति में कमजोर वर्ग, दलित, OBC, महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यकों का बढ़ना स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। योगेंद्र यादव ने इन वर्गों की चुनाव में भागीदारी की बढ़त को दूसरे लोकतांत्रिक उभार की संज्ञा दी है। योगेंद्र यादव भारत के विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि जो समाज का प्रत्येक वर्ग चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहा है, ये दूसरे लोकतांत्रिक उभार है।
पहला लोकतांत्रिक उभार कब? जब भारत का संविधान लागू हुआ था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के लोगों को अधिकार मिला, वो पहला लोकतांत्रिक उभार था। जबकि दूसरा लोकतांत्रिक उभार क्या है? जब समाज में प्रत्येक आदमी है, प्रत्येक महिला है, वो अब वोट डालने के लिए जा रही है। आगे चलते हैं चुनावी राजनीति के तरीके अथवा पैटर्न्स। इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से चुनावी राजनीति के मायने बदल रहे हैं कि आज के टाइम पे दोस्तों पार्टियों को रैली करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के कांटेक्ट में रहती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, और बिजनेसमैन उनको पैसा देते हैं चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों को, और पार्टियां बदले में उनके काम करती हैं, उनके व्यावसायिक हित पूरे करती हैं। तो तरीके बदल रहे हैं चुनाव लड़ने के आजकल, वही हम पढ़ रहे हैं। 1990 के बाद राज्य स्तर के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय राजनीति अत्यधिक प्रभावित की जा रही है। यानी कि जो राज्य स्तर के भी नेता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी है ना, लालू प्रसाद यादव जी, बहन मायावती जी, और शिवसेना के जो शिवसेना क्षेत्रीय पार्टी है, इसके अलावा डीएमके पार्टी, एआईएडीएमके पार्टी, एमआईएम जिसके बड़े नेता ओवैसी जी हैं। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, रीजनल पार्टी, इनके नेता भी केंद्र सरकार की राजनीति को प्रभावित करते हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही है। बिहार में दो पार्टियों के नाम याद रखो आप, एक तो जेडीयू पार्टी और एक राजद पार्टी। तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी, एआईडीएमके पार्टी, और महाराष्ट्र में शिवसेना याद रखो। साथ में भारत में राजनीति का आपराधिकरण भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि भारत की राजनीति में वो लोग आगे आ रहे हैं जिनके पास पैसा, पावर ज़्यादा है, जिन्होंने क्राइम किए हैं। अर्थात लोकसभा, राज्य की विधानसभा में वे नेता चुन के पहुँच रहे जिनके नाम अनेक प्रकार के क्राइम दर्ज हैं। 1996 में बसपा पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। गठबंधन क्या होता है? जब किसी सरकार को, जब किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। पूर्ण बहुमत का क्या मतलब होता है? जैसे कि 100 सीट है तो उसमें किसी एक पार्टी को 51 सीटें लानी पड़ती है, तब जाके उसको बहुमत मिलेगा। तो मान लो किसी पार्टी के पास में 42 सीटें, 42 सीटें आई, तो अन्य दलों के साथ में गठबंधन करके वो पार्टी सरकार बनाती है। इसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो ऐसा ही बसपा ने किया था 1996 में, उसने समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस गठबंधन किया था। 19 जुलाई 2023 को बसपा पार्टी ने घोषणा की थी कि वो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है, जिसमें बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की है, इस चुनाव में ना तो वो एनडीए गठबंधन के साथ में जाएंगे और ना ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होंगे। इंडिया ब्लॉक में बहुत सारी पार्टियां, आज एक प्रकार का गठबंधन है जिसमें आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, ठीक है, और यूपी बिहार की पार्टी है इंडिया ब्लॉक में। तो ना तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होंगी और ना एनडीए गठबंधन के साथ में जाएंगी, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। ये कहा था मायावती ने। मायावती जी कौन है? 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। 1990 और 2010 के बीच में 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं मायावती, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हैं बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी पार्टी या बसपा पार्टी, उन्हीं की बात चल रही है। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रीय दलों ने भी अपना एक गठबंधन बनाया जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, नेडा जिसको कहते हैं। छोटे क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय पार्टियों के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होकर सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी का मतलब क्या है? छोटे दलों को लगता है कि हमारी सीटें राज्यसभा और लोकसभा में तो बहुत कम आती हैं, एक काम करते हैं, एनडीए या यूपीए या इंडिया ब्लॉक के साथ में शामिल हो जाते हैं ताकि हमारा कद बढ़ेगा, हमारी पार्टी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। जैसे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने बिहार के जेडीयू एवं राजद जैसी पार्टी के साथ में सौदेबाजी की थी। 2 पार्टियों ने। छोटी पार्टियां जैसे कि डीएमके, एआईडीएमके और ये जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, ये तमिलनाडु की 2 पार्टियां हैं जो कि द्रविड़ संस्कृति को आगे बढ़ाने पर, सामाजिक न्याय आदि क्षेत्रीय मुद्दों के दम पर अपना जनमत का आधार तैयार करती है। आज भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके की बहुत ज़्यादा जो पकड़ है मजबूत है। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने हेतु धन की, पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो रैलियां निकलती है, जो टेंट हाउस लगाए जाते हैं, महीनों तक पार्टियां हैं वो सड़कों पर रैलियां निकालती है, पैसे चाहिए होते हैं हर काम में।
अतः जो आजकल पार्टियां हैं वो विभिन्न कारोबारियों के संपर्क में रहती हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो चुनाव प्रचार के लिए इनको पैसा देते हैं, बदले में पार्टियां कारोबारियों के व्यावसायिक हितों को पूरा करने में लगी रहती हैं, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र हेतु सही नहीं है। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है। क्या पढ़ा है आपने? चुनावी राजनीति के तरीके, यानी कि आज चुनावी राजनीति में क्या बदलाव आए हैं। और इससे पहले क्या पढ़ा था? चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिकरण। और इससे पहले आपने पढ़ लिया भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति की व्याख्या। ये सवाल आ चुका है 20 नंबर का, ये भी आप याद कर लेना। और ये मैंने परिचय में आपको बढ़ा दिया था। चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होती है, भारत में चुनाव के 2 तरीके हैं, वो पढ़ा दिया। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। राज्यों के चुनावी मुद्दे, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चुनावी मुद्दे लोगों के मत का निर्धारण करते हैं। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आप काफ़ी सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आपका मुद्दा हो गया आर्थिक मुद्दा, यानी कि बेरोजगारी आपके राज्य में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो पार्टी आपको नौकरी वैकेंसी देगी उसी को तो वोट दोगे। तो आपका मत का निर्धारण आर्थिक मुद्दों के आधार पर हो रहा है। तो बहुत तरह के मुद्दे होते हैं चुनावी मुद्दे, जैसे कि आर्थिक मुद्दे, है ना, जैसे कि किसी राज्य में उद्योग धंधे नहीं है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं। सामाजिक मुद्दे भी होते हैं, जैसे कि गरीबों, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए पेंशन की योजना सरकार वहाँ की बनाती नहीं है। सांस्कृतिक मुद्दे भी होते हैं, कल्चरल इश्यूज भी होते हैं किसी राज्य के, जैसे कि जो सिक्किम के, असम के लोग हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार से आने वाले जो रोहिंग्या है उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। ये कुछ सांस्कृतिक मुद्दे हैं। राजनीतिक मुद्दे क्या होते हैं कि किसी क्षेत्र के लोगों को लगता है कि हमारे इलाके में ना तो लोग विधायक बन रहे हैं, ना मुख्यमंत्री बनता है, सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। अन्य चुनावी मुद्दे भी हो सकते हैं लोगों के, जैसे कि रोजगार का अभाव, महंगाई, यातायात का अभाव, सड़क नहीं होना, स्कूल व अस्पताल नहीं होना, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी कार्यक्रम, विभिन्न सामाजिक समूहों के धार्मिक, सांस्कृतिक व पहचान से संबंधित मुद्दे आदि। जब कोई राजनीतिक दल अपना प्रचार करती है तो वह इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है कि हम आपकी इन समस्याओं को दूर करेंगे। और विपक्षी पार्टियों की आलोचना भी करती हैं कि विपक्षी पार्टी जो कि सत्ता में बैठी हुई है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, लोगों के लिए नौकरी, काम धंधे नहीं निकाल रही है, जो योजनाएं हैं समाज कल्याण की वो नहीं निकाल पा रही है। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई भी करती रहती है चुनावी मुद्दों को लेकर के। बीजेपी पार्टी ने भारतवर्ष में धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने की बात कही है। जैसे कि जो बीजेपी पार्टी वो हिंदुत्व है, हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपरा को और भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित करने का काम करती है। तो ये इसकी आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है। हर पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। जैसे कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है? उदार, समान, न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष व भाईचारे की बात करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही जाति आधारित पार्टियां नहीं हैं। जैसे कि यूपी और बिहार की जो अधिकांश पार्टी हैं वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, जाति के आधार पर राजनीति करती हैं। 2000 ईस्वी से पहले झारखंड और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अलग राज्य की मांग प्रमुख मुद्दा था। आपको पता ही है कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। और 2000 ईस्वी से पहले वहाँ के लोग चाह रहे थे कि हमारी भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, खान पान अलग है, हमारा भौगोलिक क्षेत्र अलग है, तो इसलिए हमें अलग राज्य दे दो। अब ये मांग थी, ये चुनावी मुद्दा हुआ करता था। उत्तर पूर्वी भारत में चुनावी मुद्दे क्षेत्रीय और जनजातीय पहचान पर आधारित होते हैं। जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ की जो पार्टी है वो लोगों को दिलासा देती है, अपने घोषणा पत्र में लिखती है कि आप हमें वोट दो, हम आपके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अनेक राज्यों में राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक स्वायत्तता के मुद्दे भी चुनाव के दौरान सामने आते। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, ये अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि केंद्र सरकार है हमारे साथ भेदभाव करती है, हमारे यहाँ पे विकास का काम नहीं होता है, सांस्कृतिक पहचान उसको भी खतरा है, और हमारे यहाँ के लोग हैं वो लोकसभा में कम पहुँच रहे हैं और कैबिनेट मंत्री कम बन रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद अनेक राज्यों में बुनियादी ढांचे की भी कमी थी, यानी कि सड़कें, हाईवे, स्कूल, अस्पताल, रेल नेटवर्क, इनकी कमी थी।
इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं या आधारभूत संरचना भी कहते हैं। तो अनेक राज्यों में ये सब नहीं था। अतः अपना आर्थिक विकास करने हेतु राज्यों द्वारा डेवलपमेंट अलग अलग डेवलपमेंट मॉडल बनाए गए। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि केरल का विकास मॉडल, तमिलनाडु का विकास मॉडल, पंजाब का विकास मॉडल, गुजरात का विकास मॉडल। केरल के विकास मॉडल में मानव विकास सूचकांक पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन पे, टूरिज्म पे फोकस किया जाता है। पंजाब के अंदर जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उस पर ध्यान दिया जाता है। तमिलनाडु के अंदर सारे ही क्षेत्रों पे ध्यान दिया जाता है। गुजरात में औद्योगिक क्षेत्र पे ध्यान दिया जाता है। आज भी अनेक राज्यों में आर्थिक सुधार व विकास प्रमुख चुनावी मुद्दा बना हुआ है। यानी कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर विकास हो, हमारे बच्चों को नौकरियाँ मिले, हम यहाँ पर उद्योग धंधे खोले जाएं, सड़कें बनाई जाएं। ये चुनावी मुद्दे होते हैं लोगों के। अनेक राज्यों की शिकायत है आज केंद्र सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सामाजिक कल्याण नहीं हो पाया है। यह भी पार्टियों का चुनावी मुद्दा रहता है कि आप हमें वोट दो, हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, केंद्र सरकार को मनाएंगे कि आपके इलाके में भी वो विकास करवाएगी। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने दम पर विदेशी पूंजी व निवेश को, यानी कि जो FDI होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको अट्रैक्ट किया है। बाहर की कंपनियां बुलाई हैं और बाहर की कंपनियां जब आती हैं खूब सारा पैसा लेके आती हैं, लोगों को काम धंधा मिलता है। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद का विकास किया है। हैदराबाद को एक सॉफ्टवेयर हब बनाने की बहुत अच्छी पहल की है चंद्रबाबू नायडू जी ने। ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जो मॉडल है उसके अनुसार चलते हुए वहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्री खोली है। SM कृष्णा ने बेंगलुरु का विकास करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जमीन अधिग्रहण भी एक चुनावी मुद्दा बना। जैसे जमीन अधिग्रहण क्या होता है, किसानों की जमीन है मान लो 100 बीघा, वहाँ पर कोई प्लांट या उद्योग लगना बाकी अभी इन फ्यूचर में, तो सरकार किसानों की ज़मीन को खरीद लेती है। कई बार सरकार कम पैसे देती है, मुआवजा कम देती है किसानों को, वहाँ के किसान नाराज़ हो जाते हैं और आने वाले चुनाव में वहाँ की पार्टी, वहाँ के नेताओं को वोट नहीं देते हैं। तो काफ़ी पार्टी ज़मीन अधिग्रहण के चक्कर में भी हारी हैं। मैं आपको बताऊँगा कौन सी पार्टी है वो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल समझो, मुलायम सिंह यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, ने 2004 में गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में एक जगह में पावर प्लांट लगाने हेतु जमीन ली। लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। 2007 में ऐसे ही मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे, ये हाईवे है जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करता है, तो बहन मायावती जी ने, जो कि यूपी की CM थी 2007 में, इन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया था, किसानों की ज़मीन ली थी और काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था। 2011 में पश्चिम बंगाल में जो भारतीय साम्यवादी पार्टी है, जिसको वामपंथी पार्टी भी कहते हैं, ने नैनो फैक्ट्री, यानी कि जो नैनो कार आई थी दोस्तों, उसको बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई गई और 2011 में ज़मीन को अधिग्रहण भी किया CPI पार्टी ने। और दोस्तों कई किसानों, कई जो ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने शिकायत की हमें मुआवजा नहीं मिला है, कम मिला है। इसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए। फलतः जो विधानसभा का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, CPI पार्टी को बहुत कम वोट मिले और CPI पार्टी हार गई चुनाव में। और तृणमूल कांग्रेस TMC पार्टी, ममता बनर्जी जो आप सुनते हैं, जो CM है फिलहाल पश्चिम बंगाल की, तृणमूल कांग्रेस जीत गई 2011 के चुनाव में। तो ज़मीन लेना किसानों की और उस पर लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर विधानसभा में वोट नहीं डालते हैं, तो ये भी एक चुनावी मुद्दा बन जाता है ज़मीन अधिग्रहण का। आरक्षण का चुनावी मुद्दा क्या है? अन्य पिछड़ी जातियों OBC के लिए आरक्षण हेतु बनाए गए मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 में लागू कर दी गई थी। काफ़ी जगह इससे दंगे भी हुए। इससे हरियाणा, राजस्थान के जाटों, महाराष्ट्र मराठों, गुजरात में पटेल समुदाय के लोगों को फ़ायदा मिला था नौकरियों में। आज भी दोस्तों राजस्थान में जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन है वो कई बार सुलग जाता है। गुर्जर आरक्षण एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है राजस्थान में। साथ में उत्तर प्रदेश व दिल्ली में अनेक जातियाँ हैं वो OBC में शामिल होने की बातें कर रही है और मांग करती हैं कि कोई भी पार्टी जो हमें OBC में शामिल करेगी, हम उसी पार्टी को वोट देंगे। तो ये दिल्ली और यूपी वालों का एक चुनावी मुद्दा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा आपको ईमानदारी से बताना दोस्त, और नोट्स है अपने साथ साथ लिखते रहना। 5 और चैप्टर बच गए हैं। चैप्टर नंबर अपन मिलेंगे 11 के अंदर अब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और गॉड ब्लेस यू।